हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक नए लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, और ये भी हमारा वन शॉट होगा। इसमें हमारे जितने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा फालतू पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो जो छोटी छोटी टर्म्स होंगे मैं आपको खाली समझा दूंगा, जो ज्यादा पूछी नहीं जाएंगी, बस आप समझ लेना, ठीक है। तो हम मेन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स आप कैसे लगा सकते हो, कैसे आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहना, आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और इसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारे इलेक्ट्रिसिटी। समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि इसके बारे में हमें पढ़ाता कौन है। तो हमारे पास बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, एक होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रोडायनेमिक, डायनेमिक का मतलब मूव करने वाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बताएगी हमें रुके हुए चार्ज के बारे में, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें बताएगी घूमते हुए चार्ज के बारे में, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर पा रहा, मूव कर पा रहा। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है उसके बारे में हमें पढ़ना इस चैप्टर के अंदर तो बेसिक ये है, बाकी आप ज्यादा डिटेल किसमें पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको ज्यादा इतना पढ़ना नहीं, बस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हमारे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या करा, एक पतंग ली और पतंग के मांजे के साथ, मतलब जो भी जिससे भी उन्होंने उड़ाई होगी उसके साथ एक लोहे की चाबी बांध दी। अब उन्होंने जैसे ही पतंग उड़ाई तो वो ऊपर पतंग गई, वहां पे ऊपर क्या हो रही थी, बादलों में स्ट्राइकिंग हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। तो जब उन्होंने हाई बहुत ज्यादा पतंग उड़ा ली थोड़ी देर तक, फिर अपनी पतंग उन्होंने नीचे उतारी। तो जब पतंग उन्होंने नीचे उतारी और वो जो उसके साथ चाबी लगी हुई थी, उस चाबी को उन्होंने छुआ तो उससे ना करंट लगा। तो उससे उन्हें पता लगा कि भाई चार्ज रुका हुआ भी होगा, स्टैटिक भी होगा। अब इसके बारे में आप ज्यादा 12th में पढ़ोगे, बस स्टैटिक चार्ज का मतलब है रुका हुआ। एक एक्सपेरिमेंट आपने भी करा होगा कि अपने बाल में कंघा रगड़ा और अपने दोस्त को कहा आजा भाई जादू दिखाऊं जल्दी फटाफट, और उसे तो कुछ पता नहीं, तो आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े करोगे और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, वो जो आपने अपने सिर में वो क्या बोलते हैं अपना एक स्केल रगड़ा था, उसके अंदर भी क्या आ गया, स्टैटिक चार्ज आ गया, रुका हुआ चार्ज आ गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कपड़े उतारे सर्दियों में, ठीक है, और आपको चिट 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 से फील हुई हो, या फिर कंबल वंबल उतारते हो तो उसमें भी चिट चिट, कपड़े उतारते सर्दियों में उसमें भी थोड़ी चिट चिट से फील होगी ना। तो वो जो करंट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होगा। किसकी वजह से डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। अब वो कैसे होंगे क्या होंगे बाद में पढ़ना, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें समझेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है क्या। हमारे घर में जो करंट आ रहा, ठीक है, हम बटन दबाएंगे पंखा चल जाएगा, बटन दबाएंगे लाइट जल जाएगी। तो जो वो बिजली घर से हमारे करंट आ रहा वो किसी चीज से ट्रेवल ही तो करके आ रहा होगा, तो वो वायर के अंदर से ट्रेवल करके आ रहा, तो वहां से वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके घर तक मूव करके आ रही, ठीक है। उसके अंदर क्या है, चार्ज है। तो जहां रुका हुआ चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जहां चलता हुआ चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आ जाएगा। समझे होंगे इतनी बात, इतनी कहानी मैंने बता दी। तो अब समझते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इट इज ए एनर्जी विच अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के फ्लो की वजह से जो एक एनर्जी डेवलप होगी उसका नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी चार्ज क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा, ये चार्ज है क्या, ये चार्ज है क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा चार्ज है क्या, बस बता रहे कि चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही। तो अब समझेंगे चार्ज है क्या। तो चार्ज क्या हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, चार्ज अराइज ड्यू टू deficiency and excess of electrons। एक डेफिनेशन तो ये होगी, या फिर इसमें हम लिख सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल मैटर, ठीक है। एक मैटर की प्रॉपर्टी होगी जो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। इसे समझते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो कल हमने अपना कौन सा चैप्टर खत्म कर लिया,
मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसके अंदर हमने देखा था आयनिक बॉन्ड। तो उसमें क्या हो रहा था, जो सोडियम होगा, सोडियम के अंदर कितने होंगे, 11 उसका एटॉमिक नंबर था। अगर KLMN करेंगे तो इसके पास बचेंगे 2, 8 और 1। क्लोरीन के पास क्या होगा, 17 होगा। इसका KLMN करेंगे, बनेगा 2, 8 और 7। अब ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है। अब थोड़ा सा Na के अंदर जाएंगे तो Na की रिंग बनाएंगे, 1, 2, 3। रिंग मतलब शेल साइज की है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1, 2। दूसरी शेल में पूरे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरी भरी हुई। लेकिन लास्ट में इसके क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना डोनेट कर दिया किसे, क्लोरीन को। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बन गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लोरीन का बनाएंगे 1, 2, 3 सेल, अंदर वही 2, बाहर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब कितने हो गए बाहर जब इसने ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा है वो हमें समझ में नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ना बीच में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, आपने रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो इसके बीच में सारा क्या रखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ। तो जितने किसी एटम के पास, एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब मुझे बताओ, जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे देने के बाद, उसके पास बच जाएंगे 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन बच गए और 11 क्या है, प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। इसी वजह से इसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा लगा दिया। समझ गए, 2 देता तो 2 हो जाते। क्लोरीन के पास आ जाओ। अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन प्रोटॉन सभी भी कितने रहे, 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास लेने के बाद, 18। तो नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, तो इसी वजह से हमने यहाँ एक नेगेटिव लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये आपकी डेफिनेशन मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज आएगा कैसे, किसी के पास पॉजिटिव किसी के पास नेगेटिव, या तो एक्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन के, या फिर डेफिशिएंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल मैटर। मतलब ये मैटर की प्रॉपर्टी होगी जो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी पास नहीं आने का, एक दूसरे को रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव कभी पास नहीं, एक दूसरे को रिपेल करेगा, जैसे आपकी मैग्नेट करती है। ठीक है, और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था आपका चार्ज। अच्छा, चार्ज को डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, अगर छोटा चार्ज है तो स्मॉल क्यू, अगर बड़ा चार्ज है तो बड़ा क्यू। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट होगी कुलम्ब। कुलाम्ब नहीं बोलते, कुलम्ब बोलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, इसके बाद पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्ज होंगे, देख लिया वैसे तो अभी हमने, 2 टाइप के चार्ज होंगे। 2 टाइप के चार्ज होंगे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, और एक होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे राइज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी, और प्रोटॉन्स क्या होंगे, ज्यादा। तो इट अराइज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड, सॉरी, मोर प्रोटॉन्स एंड लेस इलेक्ट्रॉन्स। और ये इसका उल्टा हो जाएगा, इट अराइज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस प्रोटॉन्स। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट समझते हैं अपनी, करंट क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी समझ ली, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। अब करंट क्या है, ठीक है, अब आपने सुना होगा कि भाई 440 वोल्ट का करंट, 220 वोल्ट का करंट, ठीक है, 1000 वोल्ट का करंट, 11000 वोल्ट का करंट। तो करंट है क्या, ठीक है, अब समझते हैं करंट। तो करंट की पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
या फिर फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, देखने में थोड़ा वैसा लग रहा होगा कि क्या ही बता दिया भैया ने। देखो हमारे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर से इसका इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इतना, इसके अंदर से हमने क्या पास करा दिया, चार्ज पास करा दिया। अब ये चार्ज यहां से समझ लो 20 कूलाम का चार्ज आ रहा 1 सेकंड में, तो वो उसका करंट हो गया। तो कितना चार्ज पास कर रहा कितने टाइम में, वही क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी एक वायर के अंदर से कितना चार्ज पास कर रहा 1 सेकंड के अंदर, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज उसके अंदर से पास कर रहा, वही क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट को हम डिनोट करेंगे आई से, और आई इज इक्वल टू चार्ज के लिए हमने क्या लिखा था, क्यू अपॉन टी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट एम्पियर, और एम्पियर को हम डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर पढ़ा हुआ, इतना डिटेल है नहीं आपके पास, और 12th में पढ़ोगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी इतना होता है। तो क्या बताया मैंने, करंट कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर पास हो रहा, ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर से कितना चार्ज पास हो रहा, तो वही उसका क्या हो जाएगा, करंट। और करंट को डिनोट करेंगे आई से। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई से करंट को डिनोट करेंगे, चार्ज को क्यू से करेंगे, और टाइम को टी से करेंगे। मैं लिख भी दूं यहाँ अगर कंफ्यूजन हो इसमें, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, यही मैंने सिंपलीफाई फॉर्म में लिख दिया इनके सिंबल में। फटाफट नोट करो, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन कैसे निकाल लोगे, इसे बताने से पहले एक चीज बता दूं, पहले जो बिजली हुआ करती थी ना, वो कहाँ चमके थी, आसमान में। तो अगर आसमान से कोई चीज चमक रही, तो लोग उसे क्या मानते थे कि भाई ये तो कोई भगवान का चमत्कार है, जो भी है। तो उसी वजह से कन्वेंशनली हिसाब से जो करंट था उसे एक पॉजिटिव एंटिटी माना गया। ठीक है, तो इसी वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, सिर्फ और सिर्फ किस पे, प्रैक्टिकली, अगर हम कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल उसे जाके करेंगे लैब के अंदर, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में जाके एंड हो जाएंगे। लेकिन करंट एक पॉजिटिव एंटिटी है पुराने टाइम के हिसाब से, कन्वेंशनल हिसाब से, तो इसी वजह से हम उसे क्या मानते हैं कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा होगा करंट। एक चीज याद रख लो, दूसरे अपने आप याद हो जाएगी, क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछ ली तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायग्राम से समझ लेंगे, बल्ब भी लगा दो एक। ये पॉजिटिव, नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या बताई मैंने, हमेशा करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आई हमेशा पॉजिटिव टू कहाँ जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो आपके निकलेंगे वो निकलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां लिख दो कन्वेंशनली, कन्वेंशनली मतलब जो पुराने टाइम से चलता आ रहा, कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल।
ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ गए होंगे इतना। ठीक, कुछ इसमें कोई खास है नहीं। एक चीज खास है यहाँ, करंट नापने के लिए हम कौन सी मशीन का यूज करेंगे? तो करंट नापने के लिए हम यूज करेंगे एमीटर का। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज फॉर मेजरिंग द करंट। ठीक है, तो याद रखना एमीटर। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, चलो फटाफट लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, नंबर 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर मैं कोई चार्ज इन्फिनिटी से लेके आऊं, ठीक, अगर मैं कोई चार्ज इन्फिनिटी से लेके आ रहा, समझ लो ये क्यू चार्ज है, इस पॉइंट, ये इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि स्पेस में से उठा के लाओगे, डिस्टेंस जो लंबी हो और हमारी रेंज से बाहर हो। समझो अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे और करंट आपके, सपोज करना करंट आपके घर में आ रहा तमिलनाडु से, तो कितनी बड़ी डिस्टेंस है, कहां तक नापते फिरोगे? तो उसे क्या मान लिया हमने? इन्फिनिटी। अगर मैं इस चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना चाह रहा, अगर मैं इस चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना चाह रहा दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मुझे जो लाने में इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। समझ में आया? अगर मैं किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं और दूसरे किसी चार्ज के एक पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ उसके इन्फ्लुएंस में, तो उसमें मुझे जितना वर्क डन करना पड़ रहा, जितनी मुझे उसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही, वही क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो लिख लेंगे वर्क डन इन मूविंग a charge from infinity to a particular point per unit charge। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है, बस इनकी डेफिनेशन में फर्क है, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो नंबर 2 है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही आपका जो करंट का फ्लो है वो पॉसिबल है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? एक टर्मिनल हाई रहेगा और एक टर्मिनल लो रहेगा। और ध्यान रखना, जब भी चीज हाई और लो में रहेगी तो चीज हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो हाई लो बनता है और वो हाई से लो की तरफ हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल हमारा क्या रहेगा? हाई, नेगेटिव वाला टर्मिनल हमारा लो, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक हाई होगा एक लो होगा, तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा। उसी की वजह से फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल है। इसके अंदर क्या है, अभी हमने बात करी थी कि इन्फिनिटी से उठा के अगर एक पॉइंट पे लेके गए, सिंपल कुछ नहीं करना, बस अब की बार हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता होगा, यानी समझो आपका बिजली घर से 10 किलोमीटर दूर, आपको तो डिस्टेंस का पता, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक इस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सेम है, बस हल्की सी डेफिनेशन चेंज करनी, फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। तो लिख लेंगे वर्क डन इन मूविंग a charge particle from a particular point to another
पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, W को बोलते हैं हम एनर्जी, तो जूल से डिनोट करेंगे। क्यू अभी देखा था हमने कुलाम, तो जूल पर कुलाम। और वोल्ट भी यूज कर लेंगे, VOLT, जिसके लिए हम साइन यूज करेंगे V। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोल लेंगे, वोल्टेज। तो घर में सुनी होगी ना, वोल्टेज कम होगी वोल्टेज ज्यादा होगी, तो अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा आएगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम आएगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट भी आपका ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी आपका कम। ठीक है, तो कहीं लिख लेना, बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर नोन एज, नोन एज है, ठीक है, नोन एज क्या बताया था अभी, वोल्टेज। ठीक, अच्छा, जैसे करंट को नापने के लिए एमीटर था, ऐसे वोल्टेज को नापने के लिए भी एक चीज होगी जिसका नाम होगा वोल्ट मीटर। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वोल्ट मीटर बताओ क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या यूज कर रहा, क्या हमें मेजर करके बता रहा। तो इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो भाई फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो क्वेश्चन कर लेंगे पहले अपना पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन लिखो, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge through a 15 वोल्ट बैटरी। पहले पॉज करके खुद ट्राई करना, नहीं समझ आएगा तो फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक, तो अब करता हूँ, आपने ट्राई करा होगा खुद, जिसने नहीं करा कोई बात नहीं, आप समझ लेना। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज थ्रू अ 15 वोल्ट बैटरी। हम इसके अंदर फॉर्मूला पहले देखेंगे कौन सा, अभी बताया था वोल्टेज वाला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी हर एक कुलाम को, हर एक कुलाम के चार्ज को 15 वोल्ट बैटरी से। अब यहाँ चार्ज तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। तो ईच कुलाम मतलब हर एक कुलाम, तो हम एक कुलाम के लिए निकाल लेंगे, वही सबके लिए होगी। तो ईच कुलाम जब भी दिखेगा तो वहां हमेशा चार्ज क्या लेना, हमें 1। ठीक है, V कितना दे रखा हमें, 15। और एनर्जी यानी वर्क डन हमें निकालना, वर्क डन का दूसरा नाम ही क्या है, एनर्जी है। कहाँ लिखा एनर्जी मतलब वर्क डन। ठीक, और नीचे चार्ज 1, तो W कितना आ गया हमारे पास, एनर्जी कितनी आ गई, 15 जूल। तो हर एक चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी लगेगी, कितना वर्क डन लगेगा, 15 जूल लगेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे, वहां से भी कर लेना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या है, अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का मैंने वो समझाया था, डायरेक्शन वगैरह, तो वही हमारे सर्किट डायग्राम होंगे। तो एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे होगा, इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सर्किट बाय कन्वेंशनल सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल। अब एक काम करना, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे सिंबल दे रखे, वहीं से अपने सिंबल्स कर लेना, दो चार आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास इसी हिसाब से दो टाइप के सर्किट होंगे। ठीक, तो टू टाइप के सर्किट होंगे, टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स आर देयर। एक होगा ओपन और एक होगा क्लोज। देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ओपन है तो करंट फ्लो करेगा,
क्लोज है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उल्टा, ओपन का मतलब क्या है समझो। जैसे हमारे पास क्या है, एक वायर है, उसके साथ हमने बल्ब लगा रखा है एक, ठीक है। एक हमने कनेक्ट कर दी बैटरी, ठीक। एक काम करो, इधर छोटा टर्मिनल ले लो, बड़ा, ठीक है। एक बैटरी कनेक्ट कर दी और साथ में लगा दी एक की को लगाने का तरीका ये है, ठीक। इधर भी सेम काम करा, एक बल्ब ले लिया, एक की लगा दी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर बड़ा ले लिया इधर, लो, ठीक है। इधर हमने एक बैटरी लगा दी, इधर लगा दी एक की, इधर बैटरी, इधर एक की। अब इनमें डिफरेंस क्या है ओपन और क्लोज में, ध्यान रखना। ओपन के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। की का मतलब क्या है, की का मतलब समझ लो स्विच। जब आपने स्विच ऑफ कर रखा तो इसका मतलब आपका सर्किट है ओपन उस टाइम में, यानी आपका ये जो कनेक्शन है वायर का ये आपने तोड़ रखा, और जब तक ये कनेक्शन टूटता रहेगा करंट आपस में फ्लो नहीं कर पाने, क्योंकि वायर आपस में टच ही नहीं हो पा रही। और क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, आप की को क्लोज करके रखोगे, यानी जो अपना स्विच होगा उसे बंद करके रखोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों वायर के बीच में कनेक्शन बनेगा और करंट का फ्लो टूटने का नहीं, और करंट क्या कर जाएगा, फ्लो। तो इसकी वजह से यहाँ जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, और यहाँ पे जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट ही पास नहीं कर रहा आगे, क्योंकि यहाँ पे की क्या है, ओपन है, और की ओपन होगी तो करंट नहीं जाएगा। क्लोज यानी की क्लोज होगी तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता और क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ सर्किट। फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज जहां से आपके क्वेश्चन बनेगा, ओम्स लॉ। सुना भी होगा, और फिर ओम्स लॉ स्कूल में सुना होगा, ट्यूशन में सुना होगा, जहां भी सुना होगा। समझ नहीं आया तो समझ लेना, वैसे तो इजी है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब ये लॉ है क्या, लॉ कुछ भी नहीं है। इस लॉ ने क्या बता रखा, एक वायर के अंदर अगर करंट और डायमेंशन चेंज ना हो, ओ सॉरी, एक वायर के अंदर अगर टेम्परेचर और डायमेंशन चेंज ना हो तो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अब लिमिटेशंस भी होंगी इसकी कुछ, वो आपको पढ़नी 12th क्लास में, यहाँ वो पढ़नी नहीं। बस ओम्स लॉ इतना याद रखना कि करंट जितना भी फ्लो कर रहा है एक वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे उतना ही करंट घटेगा। याद करो बचपन में हमारे पास, अब तो क्योंकि इन्वर्टर वगैरह आगे जरूरत नहीं पड़ती, बचपन में हमारे पास फ्रिज के ऊपर एक स्टेबलाइजर रखा होता था, ठीक है। और जैसे ही करंट कम होता था तो पापा क्या करते थे, उसे कट 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 उसको वो घुमाते थे रेगुलेटर से, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाता था। जब भी लाइट क्या आती थी, कम आती थी, क्योंकि उससे फ्रिज पे कुछ इफेक्ट पड़ता तो उस वजह से वोल्टेज बढ़ानी पड़ती थी, ठीक है। पंखा भी तेज हो गया, लाइट भी तेज होगी, तो वो कैसे हुआ, वो हुआ ओम्स लॉ की वजह से। उसने हमें बताया था कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही करंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो लिख लेंगे ओम्स लॉ suggested that current flowing in a circuit is directly proportional to potential difference across its ends, ठीक है। चलो, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। अब अगर यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, और यहाँ एक चीज आएगी R। ये बन गया आपका मेरे ख्याल में तीसरा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और तीसरा V इज इक्वल टू आई आर। अगर मेरी मान लो तो एक पेज में ना एक एक्स्ट्रा पेज ले लो, फाड़ के रख लो कैसे भी, उसके ऊपर सारे फॉर्मूले अपने नोट करते रहो, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक। तो एक बन गया V इज इक्वल टू आई आर। अब ये R क्या है, यहाँ पे R है एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इस R का नाम क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसके बारे में भी समझेंगे अभी, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो होगा ये ना तो आई पे डिपेंड करेगा ना वी पे डिपेंड करेगा, तो यहां लिख लेंगे रेजिस्टेंस
डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ ईदर करंट नॉर वोल्टेज। ना तो करंट पे डिपेंड करेगा ना फिर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो कैसे नहीं डिपेंड करेगा अब देखते हैं। यहां से हम एक रिलेशन बना सकते हैं, R इज इक्वल टू, ये आई यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इतनी मैथ आती होगी, V अपॉन आई। अभी हमने क्या समझा था कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। चलो किसी ने सोचा ठीक है भैया मैं गलत करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या करा, वोल्टेज 5 कर दी। अब जितना वोल्टेज बढ़ेगी उतना ही करंट भी तो बढ़ेगा, तो दोनों कैंसिल, क्या है आंसर 1। चलो ठीक है, अभी भी नहीं मानने, दूसरा करके दिखाया। दूसरे ने कहा ठीक है भाई 20 कर दो, लो भाई 20 कर दिया, ये लो 20 कर दिया। अब अगर मैं वोल्टेज 20 कर रहा तो करंट भी तो क्या हो जाएगा 20 एम्पियर होगा, तो 20 से 20 कैंसिल। तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना ये आपके करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप एक को इंक्रीज कर रहे दूसरा इंक्रीज हो जा रहा, एक को डिक्रीज कर रहे दूसरा डिक्रीज हो जा रहा, और हमेशा कट के वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही। ठीक, तो ये होगा आपका ओम्स लॉ। क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना रेजिस्टेंस क्या होगा। चलो भाई अब समझते हैं रेजिस्टेंस। हेडिंग लगाओ रेजिस्टेंस। चलो देखो रेजिस्टेंस क्या है, एक वायर है, वायर के अंदर आपने क्या करा, इधर से 10 एम्पियर करंट छोड़ा, लेकिन जब आप उधर नाप रहे तो करंट आ रहा 9.8 के आसपास, तो वो 0.2 एम्पियर कहाँ गया। ठीक है, दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करा, 20 एम्पियर का करंट लिया, उसने जब दूसरी तरफ नापा तो करंट आया 18.5। तो ये करंट कौन खा जा रहा बीच में, वो करंट रोक कौन रहा, तो वो है आपका रेजिस्टेंस। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है वायर की जो क्या काम करेगी, करंट को रोकने का काम करेगी। ठीक है, करंट को ओपोज करने का काम करेगी, यानी करंट निकल तो जाएगा वहां से लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसके अंदर वेस्ट हो जाएगी, तो वो आपका होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को जाने से रोकेगी। अब करंट तो बहुत सारा आ रहा तो वो सारे को तो रोक नहीं पाएगी, तो वो थोड़े थोड़े को रोक देगी, तो इसे हम क्या बोल लेंगे रेजिस्टेंस। तो लिख लेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which oppose the flow of current। ठीक है, which oppose the flow of current। ठीक, अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, वहां से भी प्रूफ कर देंगे। क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आ रही थी हमारे पास, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर मैं यहां से V हटा दूं और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ले लूं तो 1 अपॉन आई आ जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तो प्रूव होगी। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस घटाऊंगा तो करंट मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से भी प्रूव हो गया कि जितना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा उतना उसके अंदर करंट कम जाएगा, जितना ज्यादा वायर के अंदर सॉरी जितना कम आपका रेजिस्टेंस वायर के अंदर होगा उतना ज्यादा आपके पास करंट होगा। तो कभी आपने सोचा होगा कि हमारे घर में कॉपर की वायर लगी हुई, ठीक है, चांदी वैसे बहुत बड़े होते हैं पर वो भैया चोर वोर चुरा के ले जाएंगे, सोने की वायर बनती है वही चोर चुरा के ले जाएंगे, तो ज्यादातर हम कॉपर का यूज करेंगे। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई कॉपर की जगह किसी और वायर का इस्तेमाल कर लो, लोहे का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी और एलिमेंट का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, क्यों ना प्लास्टिक की वायर बना ले। तो उनके अंदर वायर के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर से करंट पास ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी होंगी जिनके अंदर करंट ज्यादा जाएगा, आप कहोगे ले माथा पकड़ के बैठ के ले भाई बिजली ज्यादा आ रहा हमारे घर में, तो क्योंकि तुमने वायर ही सही तरीके की नहीं लगा रखी। तो वायर ऐसी देखो जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो कम, तो करंट आपका ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो उतना ही आपके अप्लायंसेस सही चलेंगे, बिल उतना ही आपका कम बैठेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट कितना जाएगा उसके अंदर से, वायर के अंदर से। रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस।
ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे? नंबर 1 लेंथ, ठीक है, कैपिटल बनाना मैंने, चलो मैं बना दो। लेंथ, लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? जितनी बड़ी वायर होगी उतना करंट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ही उसके अंदर करंट का ज्यादा नुकसान होगा। तो जितनी बड़ी वायर उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी छोटी वायर होगी उतना ही उसे करंट को कम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उतना ही करंट का कम नुकसान। तो जितनी छोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस। तो बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस is directly proportional to length, ठीक है, यानी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख भी लेंगे, जैसे एक वायर है हमारे पास, ये L है, और एक वायर है हमारे पास 2L। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली, यानी जितनी मोटी आपकी वायर होगी उतना ही उसके अंदर कम रेजिस्टेंस होगा, जितनी पतली आपकी वायर होगी उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। कभी आपने सोचा होगा कि हम जब वायर को किसी को खोल के देखेंगे, इतनी चूल तो सबके दिमाग में, ठीक है, तो उसे खोल के जब देखेंगे तो उसमें से ऐसे वायर एक के ऊपर एक लिपटी रहेगी। ऐसा क्यों नहीं होता कि बिल्कुल पतली सिंगल वायर से बना दी जाए हमारी वायर? क्यों उसके ऊपर बार बार उसको मोटा कर रहे हो, उसे मतलब लपेट लपेट के इतनी मोटी वायर बना रखी? क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने के लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा यानी जितनी मोटी वायर होगी उतना उसके अंदर कम रेजिस्टेंस लगेगा। अगर वो एक सिंगल वायर ही कर देते तो उसके अंदर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता था कि वो पिघल जाती और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो ही ना करती। तो क्या लिख लेंगे? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। स्पेलिंग गलत हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन नंबर 2। यानी दो वायर है हमारे पास, एक ये रही, इसका एरिया ए है, और एक वायर ये है हमारे पास, इसका एरिया है 2 है। तो कौन सी मोटी वायर है वाली? तो इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? लो। इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अब आपने दो तरह के मटेरियल पढ़ रखे, कौन कौन से? एक तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर, ठीक है। एक आपने पिछले चैप्टर में पढ़े एलॉयज। एलॉयज में हमने देखा था कि हम दो मेटल्स को मिक्स कर दे रहे थे, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर दे रहे थे, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी थी कि वो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, यानी कि वो उसका रेजिस्टेंस क्या कर देगा? कम कर देगा। तो मॉडरेट रेजिस्टेंस होगा जिसके अंदर। तो कंडक्टर के अंदर तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर, इसके अंदर तो हाई रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास एलॉयज। अगर नहीं पता एलॉयज तो जाके पिछली वीडियो देख लो, मेटल नॉन मेटल पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। कंडक्टर, इनके अंदर क्या होगा? लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इनके अंदर हाई रेजिस्टेंस, और इनके अंदर मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, और इन इक्वेशन का क्या खेल है वो भी देखा है, चलो यही समझा दो। अब क्या करेंगे? इक्वेशन को कंबाइन कर दो, यहाँ स्टार पॉइंट एक अलग से बना लेना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन कर दो, आर सेम है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहाँ गया? एल इंटू 1/a, क्या बन जाएगी? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, सॉरी इक्वल टू लगा दिया।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहां भी एक कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब ये रो क्या है इसे समझेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बता दूं, रो को नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट रहेगी यार, यहां लिख दूं, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी ओम, ठीक है। अरे ओम ही लिख दिया, इसका साइन होगा ऐसे ये, ठीक है। तो वहां लिख लेना जहां रेजिस्टेंस आपने लिख रखा वहां मैं बताना भूल गया, फटाफट नोट करो फिर पढ़ते हैं अपनी रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, लगाओ हेडिंग रेजिस्टिविटी। नाम में क्या आ रहा, रजिस्ट आ रहा, रजिस्ट का मतलब रोकना। रेजिस्टेंस और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जो उसमें बताया था करंट अपोज करने की प्रॉपर्टी है। बस फर्क इतना कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जैसे सिल्वर है और आयरन है, तो दोनों की जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा, यानी एक के पास समझो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके पास अलग है। तो यही हमारी क्या होगी रेजिस्टिविटी, कि इस वायर के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, इस वायर के अंदर कम रेजिस्टेंस है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के सिनोनिम्स है, बस जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल के। हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, अलग अलग कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने अंदर से कितना करंट पास करा पाएंगे। तो यहां लिख लेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी which resist the flow of current but only depend upon temperature and nature of material। ठीक है। अब इसके एसआई यूनिट भी यहां से डेराइव कर लेंगे और फॉर्मूला भी। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो का मतलब बताया था रेजिस्टिविटी, तो ऐसे रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए को इधर भेजो R इंटू ए और L नीचे आ जाएगा अपॉन L इज इक्वल टू रो। तो रो का फॉर्मूला क्या बन गया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहीं से इसकी क्या निकाल लो, एसआई यूनिट निकाल लो। तो रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू आर की यूनिट बताई थी अभी ओम, एरिया की क्या होगी आपकी पाई आर स्क्वायर, और लेंथ की तो आपकी क्या होगी आर। एक आर से एक आर कैंसिल, क्या बन गई इसकी, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी एरिया की मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ की भी क्या होगी मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, क्या बन जाएगी यूनिट ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट नोट करो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रजिस्टर्स की तरफ। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर तो बहुत छोटी सी चीज है, इतनी बड़ी चीज है नहीं। रजिस्टर्स, रजिस्टर क्या होंगे, छोटे छोटे डिवाइस होंगे जो हम यूज करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। दे आर द डिवाइस, they are the device which are used to provide resistance in a circuit, ठीक है। कभी एलईडी खोल लियो, कभी बल्ब खोल रहा हो या कुछ, तो उसकी एक गोल गोल सी प्लेट होगी, उसके अंदर ना बहुत छोटा सा मिलेगा, यहाँ तो डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखेगा इस तरीके का, इस तरीके का एक छोटा सा डिवाइस देखने को मिलेगा, ऐसे उसके अंदर लाइंस बनी हुई होंगी, ठीक है। ये होगा रजिस्टर। तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्यों, अगर तेज लाइट आ गई मतलब करंट उसके अंदर ज्यादा ना जाए, ताकि आपका बल्ब जल्दी खराब ना हो, एलईडी सीएफएल जल्दी खराब ना हो, तो उसके अंदर करंट को रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे, अपना रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जो कि इंपॉर्टेंट है,
कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां से क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, या फिर क्या बोल देंगे एक तरीके से रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो नंबर 1 है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन डायग्राम से समझ लेंगे। जब सारे के सारे जो आपके, ये रजिस्टर का साइन है, ठीक है, ऐसे जब सारे के सारे रजिस्टर आपके किसमें लगे हों, सीरीज में लगे हों, एक सर्किट के अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और करंट क्या हो, सेम हो, करंट क्या हो, सेम हो, तो उसे हम बोल देंगे वो सीरीज के अंदर है। ठीक है, ये बैटरी V, करंट जा रहा I, सबके अंदर क्या ही जाएगा, करंट सेम ही जाएगा, ये R1, ये R2 और ये R3। ध्यान रखना वोल्टेज इसके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालते हैं, तो सबके पास वोल्टेज अपनी अलग अलग होगी। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर लगा के नापेंगे तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट, और करंट यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो सबके लिए क्या होगा, V1, V2 और V3। तो वोल्टेज सबकी अलग अलग, करंट सबके अंदर सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, व्हेन द करंट इन ए सर्किट is same, it is said to be in series। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस हो RN, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएंगे। इसका एक बार डेरिवेशन भी देख लेंगे, कैसे फॉर्मूला आपके पास आया, कभी कभी आ जाता है बताने को, तो बता देना। डेरिवेशन, तो जो चीज अलग है उसे ले लो, फॉर्मूला बना लो वहीं से। तो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और Vn। ठीक है, तो V नेट, V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पड़ा था अभी ओम्स लॉ से, I R, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो I R1 इज इक्वल टू I R2, सॉरी I R नेट, इधर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 और डैश 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 I RN। ठीक है, अब क्या करेंगे, I इधर कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, I R नेट इज इक्वल टू I अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट डॉट RN। अब I से I कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन गया, R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट डॉट RN, कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, इससे आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा सीरीज के अंदर। तो आ गया फॉर्मूला आपके पास, तो हो गया डेरिवेशन, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया आपका डायग्राम, ये हो गया आपकी थ्योरी। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखो भाई, इट इज अ कॉम्बिनेशन it is a combination in which each resistor have different current but same voltage। ठीक है, सबके पास अपना अपना करंट होगा, लेकिन वोल्टेज सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन RN। ठीक है, चलो तो जैसे उसका डेरिवेशन करा था
ऐसे ही इसका भी डेरिवेशन कर लेंगे। अच्छा पहले डायग्राम हो जाए, इधर बना दूँ। तो आपके जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब पैरेलल, पैरेलल तो आपको पता ही होगा, मैथ के अंदर पढ़ा होगा, एक के ऊपर एक ऐसे। तो तीन ले लेंगे, जैसे वहाँ तीन लिए थे, तो इस तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे। एक बैटरी, ठीक है, चाबी लगाना मतलब की लगाना जो की लगा लो, बंद जरूर कर देना क्योंकि करंट पास कराना, करंट निकलेगा यहाँ से आई, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। और वोल्टेज हमेशा पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में निकाल ली जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे क्योंकि वोल्टेज इसमें क्या रहेगी, सेम। ठीक है, जो चीज़ डिफरेंट है वही ले लो। तो डेरिवेशन क्या है, करंट सबके पास अलग है, I1 I2 I3, क्योंकि कंबाइन हो गए फिर से क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, सबको अलग अलग मिलेगा इसके अंदर। ठीक, तो आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 आई एन। क्या करेंगे, ओम्स लॉ से, वहां से फॉर्मूला बनेगा V अपॉन आर। तो V अपॉन आर नेट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस डॉट 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 V अपॉन RN। ठीक है, निकाल लो यहाँ से, V कॉमन ले लो, V अपॉन आर नेट इज इक्वल टू, V कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। V से V कैंसिल, फॉर्मूला क्या निकल गया आपका, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन RN। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। जब फॉर्मूला यूज करोगे जितने उसके अंदर रेजिस्टेंस रखे होंगे उतना यूज करना, RN में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्या पता कितने दे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो भाई ये हो गया आपका पैरेलल, फटाफट नोट करो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ हाउस होल्ड सर्किट। अब जो आपका हाउस होल्ड सर्किट होगा यानी हमारे घर का सर्किट, उसके अंदर हम कौन सा यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, सीरीज या फिर पैरेलल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा वैसे तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, पर चलो खुद भी दिमाग लगाओ, पॉइंट भी लिख दिए, थोड़ा सा खुद दिमाग लगा लो। वैसे मेरे वजह चुप रहे कि हम सीरीज यूज करेंगे या फिर पैरेलल यूज करेंगे। ठीक है, सोचो। तो जिसने सीरीज आंसर दिया वो गलत, वैसे सबने पैरेलल दिया हुआ लिखा हुआ, पर जिन्होंने पैरेलल के बारे में सोचा क्यों, वो सही है। तो पैरेलल इसलिए क्योंकि सीरीज के अंदर क्या होगा, हमारा जो स्विच होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो अगर आपको पंखा चलाना और आपने स्विच ऑन करा, तो अगर किसी ने मिक्सी लगा रखी होगी, कोई ट्यूबलाइट होगी, मोटर होगा, वो सब चल जाएगा, उससे तो हमारा नुकसान हो गया ना। तो इसी वजह से क्या होगा, हम एक स्विच नहीं यूज कर सकते, तो सीरीज हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा वोल्टेज हमने देखा था सीरीज के पास सबके अलग अलग होगी, तो उसे यूज करने में बड़ी दिक्कत आएगी। किसी के अंदर करंट कम है तो उसकी अलग वोल्टेज बढ़ाओ, फिर अलग वोल्टेज बढ़ाओ, तो इससे बढ़िया कि सबकी एक ही वोल्टेज हो। तो पैरेलल के अंदर सबकी वोल्टेज सेम रहेगी। तीसरा हमारे पास क्या होगा, करंट सबके पास अलग अलग जा रहा, किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। सबके पास करंट अलग है तो सबको अपना मनमर्जी का करंट मिल रहा है, सब अपनी एफिशिएंसी अपनी एनर्जी से चल रहे हैं। लेकिन सीरीज के अंदर सबके पास करंट सेम है, तो समझो तीन आपके अप्लायंसेज लाइन में लगे हुए, बल्ब, मिक्सी, पंखा। बल्ब को चाहिए मात्र 5 एम्पियर का करंट, उसके पास 20 एम्पियर जा रहा, वो ज्यादा ग्लो कर रहा। ठीक है, उसके खराब होने के चांसेस है। मिक्सी को चाहिए 20 एम्पियर का करंट, उसके पास 10 का जा रहा है, मिक्सी चल नहीं पा रही। ठीक है, तीसरा आपका पंखा, वो आपका क्या बोलते हैं 25 एम्पियर का करंट चाहिए, लेकिन जा रहा उसके बाद 2 एम्पियर, वो कैसे चलेगा। तो सीरीज के अंदर क्या होगा, करंट भले ही सेम रहे लेकिन धीरे 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 वो डिक्रीज होगा, क्योंकि बीच में क्या लगे हुए हमारे अप्लायंसेज लगे हुए, वो करंट खाएंगे और ना तो खुद चलेंगे ना दूसरा चलेगा। तो इसलिए हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन घर के लिए बेकार है। अगर एक के अंदर आग लगी तो इसका मतलब पूरा का पूरा सर्किट बर्बाद होगा, सारे अप्लायंसेज आपके बर्बाद होंगे। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल यूज करेंगे। वही मैंने पॉइंट में लिख दिए कि इन हाउस होल्ड सर्किट वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, नेट रेजिस्टेंस इज वेरी लो एज कम्पेयर टू सीरीज। नेट रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बिजली कम खर्च होगी। एवरी अप्लायंसेज हैव देयर ओन स्विच, सबके पास अपना अपना स्विच होगा, पंखा चलाना पंखा चलेगा, मिक्सी चलानी मिक्सी चलेगी, लाइट चलानी लाइट चलेगी। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम बट इन सीरीज इट इज डिफरेंट, सबकी वोल्टेज अलग अलग होगी तो उसमें दिक्कत होगी। फटाफट नोट करो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो 90% अपना चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, बोर होने की जरूरत नहीं है। अब बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और कर लो, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपके पास, क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे फटाफट। और क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी को क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत है तो वो वीडियो वहां से देख लेना। ठीक है, तो फटाफट अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर।
ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिकल पावर है क्या, कितना आपका कोई भी अप्लायंस कितनी एनर्जी यूज कर रहा या फिर कितना वर्क डन एनर्जी एक ही चीज है, तो कितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा कितने टाइम में, वही आपकी क्या हो जाएगी, पावर। तो वर्क डन बाय एन अप्लायंस पर यूनिट टाइम, वही आपकी क्या हो जाएगी, पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। चलो, दूसरी डेफिनेशन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस पर यूनिट टाइम, ये भी एक डेफिनेशन होगी। तो यहाँ से क्या बन गया, है दोनों सेम ही चीज, एनर्जी अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला बन गया। ऐसा यूनिट क्या हुई, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों सेम ही चीज है। जूल यूज करेंगे इनके लिए, टाइम के लिए यूज, तो यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, ये होगी आपकी ऐसा यूनिट। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी आगे देखेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ला, नोट करो। तो आपके कुछ और फॉर्मूले भी होंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे, तो वो देख लो। पहला फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये निकले कैसे वो देख लेंगे। देखो, फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का था। अगर मैं ऐसे w की वैल्यू निकाल लूँ तो w इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इंटू क्यू। इस v इंटू क्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा v इंटू क्यू अपॉन टी, और हमें पता q अपॉन टी क्या होगा हमारा, करंट i। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, p इज इक्वल टू वी इंटू आई, यह आप गया आपका पहला फॉर्मूला। चलो, अब इसी फॉर्मूले से वाला डिराइव कर लेंगे, p इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, i की वैल्यू क्या होगी हमारी, v अपॉन आर, पता हमें i इज इक्वल टू वी अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ, तो हो जाएगी v इंटू वी अपॉन आर, v से v की मल्टीप्लाई क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, v स्क्वायर अपॉन आर। आई स्क्वायर कैसा है, सेम टू सेम, p इज इक्वल टू वी इंटू आई ले लेंगे। ठीक है, और i इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, सॉरी v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आई आर होगा। ठीक है, तो यहाँ v की जगह रख लेंगे आई आर मल्टीप्लाई आई से आई मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, आई स्क्वायर, और क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। ये आ गया आपका एक और फॉर्मूला। तो ये कुछ और फॉर्मूले आपके जो जरूर यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल्स में, तो प्लीज जैसे बताया था एक पेपर पे अलग भी लिख लो और अपने नोट्स भी अलग बना लो। नेक्स्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपके घर में बिल कैसे आ रहा वो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट क्या होगी आपकी, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी आपने अपने घर में बिल सुना होगा कि भाई हमारा बिल आया 25 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, तो वो बराबर है 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होगी वो होगी 36 लाख जूल, 36,000, 3,60,000, 36 लाख जूल। अब 36 लाख जूल कैसे निकला वो हम देख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर, शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। कैसे आया 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट के लिए कितना यूज कर लेंगे, 1,000 इंटू आवर के लिए 1 घंटा हो गया। ठीक है, एक ये सॉरी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब जूल में क्या होगा, सेकंड यूज करेंगे, किलो के लिए हम इसके 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 इंटू 1000 वाट इंटू
1 घंटे में 3600 सेकेंड। ठीक, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 लाख जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये आपकी होगी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम एक अलग वीडियो में लाएंगे, वहां समझा देंगे। फिलहाल के लिए हमारा गोल है कि हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, फटाफट नोट करो। तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहां से इसकी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये आपने महसूस भी करा होगा। जब भी कोई वायर हीट हो, मतलब जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो उसके अंदर हमेशा कोई हीटिंग इफेक्ट जरूर होगा, वो गर्म जरूर हो जाएगी। तो वही हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। क्या बता रहा, जब भी किसी वायर के अंदर से क्या पास होगा, करंट, उसके अंदर क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो लिख लेंगे, वेन एवर देयर इज अ करंट in a wire, heat is generated and the heat is directly proportional to square of the current directly proportional to resistance of wire and time in which the current is flowing। ठीक है, ये होगा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी जब भी एक वायर के अंदर करंट होगा, वहां क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, और वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आपके करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, टाइम, और कंबाइन हो क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक और फॉर्मूला आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर देखेंगे अपने एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके बाद अपना लेक्चर करेंगे एंड। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो नंबर 1, बल्ब। अब आपने बल्ब देखा होगा, तो बल्ब के अंदर लाइट जलती। अब तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एलईडी या सीएफएल वगैरह यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पहले जो आपके बल्ब आते थे उनके अंदर आपको इस तरीके से कुछ दिखता था। अगर मैं एक, खुल जा भाई, एक बल्ब बनाऊं, ठीक है ऐसे, और इसके अंदर एक इस तरीके से तुम्हें पतला सा, बहुत पतला सा तार दिखता था, और जब तुम जलाते थे तो वो तार धीरे 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 गर्म होकर क्या करता था, लाइट प्रोड्यूस करता था। तो वो जो तार है वो किसका बना हुआ, वो टंगस्टन का बना होता था, और टंगस्टन का रेजिस्टेंस होगा बहुत हाई। तो वो क्या करेगा, इतनी ज्यादा अपने अंदर इतनी ज्यादा हीट जनरेट कर लेगा कि वो क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, लाइट। तो सबसे पहला जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ काम आ रहा है, आपकी लाइट प्रोड्यूस करने में बल्ब के अंदर। तो इन अ बल्ब a high resistance wire is used, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे टंगस्टन, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, टंगस्टन इन अ बल्ब, हाई रेजिस्टेंस वायर इज यूज्ड विच retain as much as heat possible and start generating light।
जनरेटिंग ठीक वर्ड नहीं है, प्रोड्यूसिंग कर लो। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये तो आपने देखा ही होगा अपने घर में, वैसे आजकल एमसीबी वगैरह यूज हो रही, इसे भी समझाता हूँ क्या है। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज पहले हमारे घर में हुआ करता था। जैसे ही रात को लाइट भागती थी तो पापा जाके क्या करते थे, फ्यूज चेक करते थे। और ये पहले वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा, ठीक है, वो ज्यादा रिलेट करेंगे। तो उसके अंदर एक पतली सी वायर होती थी, और जैसे करंट एकदम तेज आएगा तो वो जो पतली वाली वायर होगी वो पिघल जाएगी। पिघलने की वजह से क्या होगा, सर्किट ब्रेक होगा, क्योंकि तेज करंट आया। बारिश बारिश में ज्यादा होता था, तेज करंट आया, वो पतली सी जो वायर थी अंदर वो पिघल गई, और पिघलने की वजह से क्या हुआ, पूरे घर की बिजली होगी गुल गायब। इससे क्या हुआ, तो भैया हमारा तो नुकसान हो गया, हमारी तो बिजली चली गई। अरे इससे फायदा हो गया, तेज करंट आने से आपके घर के जो अप्लायंसेस थे वो फूकने से बच गए, उनका कुछ नुकसान होने से बच गया। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम हुआ कि हमारे घर के हाउस होल्ड के जो हमारे सर्किट्स थे, अदर हमारे अप्लायंसेस थे, उन्हें बचाने के लिए पतली वायर इसलिए यूज करी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, और तेज करंट आते ही वो क्या होगी, पिघल के सर्किट को ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से हाई करंट आपके दूसरे अप्लायंसेस में जाने से बचेगा, और वो जलने या फूकने से फिर बच जाएंगे। ठीक है, अब कोई महान आदमी आप में से, चलो मैं दिमाग लगाता हूँ आज, ये तो बार बार लाइट भाग रही, बार बार तार चेंज कर रहे पापा, तो पूरे 2 4 10 12 एंठे दे दी और इतनी मोटी वायर बना दी, वो लगा दी उसमें। अब उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब करंट तेज भी आए तब भी वो फ्यूज ब्रेक नहीं होगा, तब भी वो सर्किट ब्रेक नहीं होगा, और बस जैसे ही करंट गया आपके सारे अप्लायंसेस गुल, सारे के सारे आपके हो गए खराब, फिर पड़ेगी डांट। तो अगर आपने ये पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम बहुत एक पतली वायर यूज करेंगे लो रेजिस्टेंस की, जो हाई करंट आने पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, उसके अंदर हीट इतनी ज्यादा जनरेट हो जाएगी कि वो पिघल जाएगी, और आपके घर का जो सर्किट होगा वो ब्रेक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे इसे अपनी भाषा में। तो इन इलेक्ट्रिक फ्यूज वी यूज ए थिन एंड वेरी लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, विच ब्रेक्स ऑन passing high current due to large amount of heat is produced and breaks the circuit, which protect other appliances from damage। ठीक है, चलो भाई फटाफट नोट करो, एक आधी एप्लीकेशन हो रहे हैं अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक, तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर नोट करो। तो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, जो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसके बाद अगर क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आपसे हो जाएंगे। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, आप अगर कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मतलब कैसे क्वेश्चन इसके सोल्व होंगे बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर से 1 2 क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वे में। ठीक है, बाकी जितने हो सकते थे सारे टॉपिक हमने लगभग कवर कर लिए। ठीक, एक आधा अगर इसमें से कोई एप्लीकेशन होगी तो अपनी एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसके क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, उसके टॉपिक जरूर पढ़ लें। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आपके अच्छे बोर्ड्स में मार्क्स आएंगे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा कार्बन एडिड्स कंपाउंड केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। बाकी हमने उसके 3 कवर कर लिए। ठीक है, बाय बाय।